हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे इसके पिछले वाले लेक्चर के अंदर टेंस, और आज स्पेशली हम लोग टेंस को इलेबोरेट करेंगे और बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले टेंस की। टेंस तो पढ़ ही लिया था, सब कुछ क्लियर ही था टेंस के बारे में, है ना। कब कहाँ पे कौन सा चीज़ यूज़ करना है ये हमको पता चल चुका था। मतलब कब क्या, मतलब कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, कौन सा वर्ब होगा, ये दोनों बातें हमारी क्रिस्टल क्लियर है, ठीक। यानी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कब कहाँ लगाना है ये हमारा क्रिस्टल क्लियर है ना। अब उसी क्रिस्टल क्लियरेंस के आधार पे हम कहानी को चेंज करेंगे। देखिए, अगर पिछली कहानी आपने पढ़ी है तो अब आपको ये तो पता चल चुका होगा कि अगर हमारे पास हिंदी का कोई पैराग्राफ दिया जा रहा है तो उसे हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे अगर मेरे पास लिख दिया गया, मतलब मेरे सामने ऐसे लिख दिया गया कि मैं उसे उसके घर नहीं भेजूंगा, ठीक है। अब अगर ये पूरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस को अगर ट्रांसलेट करना हो तो बताइए फटाक से कैसे पता करेंगे हम लोग, कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सर यहाँ पे लास्ट में गा है तो सीधा सीधा पकड़ लेंगे फ्यूचर है। जो भी बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, मैं इसको हमको पकड़ना है तो कैसे पकड़ेंगे। लास्ट में गा लिखा है तो फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। गा के पहले रहा आया है नहीं, चुका आया है नहीं, तो अगर ये सब नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, ये फ्यूचर में भी इनडेफिनिट हो गया, है ना। हमें कई सारी बातें पकड़नी होती हैं, तो ये फ्यूचर का इनडेफिनिट है, ठीक है ना। अगर तुमने बोला फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर में 4 ऑप्शन होते हैं, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो पता चल गया इंडेफिनिट है। अब अगर इंडेफिनिट पता चल गया तो इसके अंदर भी 4 ऑप्शन है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो पता चला कि इंडेफिनिट के अंदर ये क्या है, निगेटिव है, क्योंकि नहीं आया है। और लास्ट में क्या लिखा गया, मतलब लास्ट में खड़ी पाई है, तो इसका मतलब क्या है, ये अफर्मेटिव है, मतलब खड़ी पाई लग गया, नहीं खड़ी पाई लग गया तो इसका मतलब ये समझ लो कि इंट्रोगेटिव तो नहीं है ये, और नहीं आ गया तो इसका मतलब निगेटिव है ये। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में ये क्या है, निगेटिव है। सब कुछ क्लियर हो गया। तो फ्यूचर के अंदर इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट के अंदर ये निगेटिव है, ठीक है। अब जो ही हमें पता चल गया कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए वर्ब क्या होगा। सर वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, शैल और विल, बस खत्म। अब उसके बाद कुछ करना ही नहीं है। जब इतनी इन्फॉर्मेशन निकालने आ गई तो फिर काम खत्म। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो भाई, लिखने का भी तरीका होता है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखते हैं वर्ब, फिर लिखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट, और फिर लिखते हैं अदर वर्ड, है ना। तो आप इतना सिस्टमेटिक नहीं जा सकते। सिंपल क्या करो, सिंपल सब्जेक्ट पकड़ो, सब्जेक्ट पकड़ में आ जाए तो उसके बाद खेल खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है, मैं, है ना। सब्जेक्ट क्या है, मैं के लिए क्या लगा दूंगा, आई के साथ क्या लगता है, शैल और विल में, तो सर आई के साथ हमेशा लगता है शैल। अब उसके बाद कुछ मत करो, हेल्पिंग वर्ब लगा लिया तो फिर तुरंत पीछे चले जाओ। पीछे क्या नजर आ रहा है, भेजूंगा, तो इसका मतलब भेजूंगा के लिए क्या लगाओगे, भेज कौन मैंने भेजना, तो सेंड, है ना। कौन मैंने भेजना, सेंड, तो यहाँ पे क्या लगा दो, सेंड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंड। अब ध्यान से देखो, तुरंत नहीं आ रहा है ना। तो एक्चुअल में जो नहीं होता है वो नहीं कहाँ हमेशा रहता है, हेल्पिंग वर्ब के पास। तो तुरंत क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल में नॉट, तो आई शैल नॉट। अब सेंड। अब फिर आगे आएंगे तो लिखा है घर, लेकिन घर नहीं, उसके घर। क्या लिखा गया, उसके घर। यहाँ पे पूरा का पूरा हक जमाया जा रहा है कि नहीं, उसके घर जाना है, उसके घर भेजना है मुझे, मतलब नहीं भेजना है वो बात अलग है, मतलब लेकिन घर क्या है, उसका है, ये कंफर्म किया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे पॉजेसिव वाली कहानी आ गई है ना। अब पॉजेसिव वाली कहानी आ गई तो इसका मतलब समझ पा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज होगा। अब उसका, उसकी, उसके क्या यूज होता है, हिज, है ना। अगर लड़की होता तो यहाँ पे हर लगा देते हैं, हम लड़का मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हिज। और घर के लिए क्या लगा देंगे, हाउस, हो गया। तो आई शैल नॉट सेंड हिज हाउस, और फिर क्या लिखा है, उसे, तो उसे के लिए क्या लगाएंगे, हिम। वह, उसे, उसका, तो देखिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ना, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, उसे के लिए यहाँ पे हिम, और बगल में क्या लगा देंगे, टू, ठीक है ना। इसको और सिस्टमेटिक अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते थे कि आई शैल नॉट सेंड हिम टू हिज हाउस, ठीक है, टू हिज हाउस, ठीक है। लेकिन ये भी इनकरेक्ट नहीं है। तो करना क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर पीछे से कहाँ आना होता है, आगे, बन जाएगा टेंस, ठीक है ना। तो हिंदी से इंग्लिश बनाना टफ नहीं है ना। केवल आपको रूल पता होने चाहिए, काम बन जाएगा। प्रॉब्लम तो तब आती है जब इंग्लिश लिखा हो और उसे आइडेंटिफाई करना हो, है ना। आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन जानते हैं कैसे पूछेगा, आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है ही, यहाँ पे आपको ऐसे क्या बोलते हैं, छोड़ दिया गया है, फिलिंग द ब्लैंक्स वाला खेल है, और यहाँ पे डाल दिया गया है
हिडन, ठीक है ना, बिहाइंड द ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमसे बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि यहाँ पे हैज़ लगेगा, सेकंड में बोल रहा है हैव लगेगा, ठीक है ना, थर्ड में बोल रहा है हैड लगेगा, और फोर्थ में बोल रहा है नॉन, ठीक है ना। इसे 4 ऑप्शन दे दिया। अब क्या यहाँ पे क्या लगेगा, तो आप कैसे यहाँ पे डिफाइन कर पाओगे, कैसे डिफाइन कर पाओगे, क्वेश्चन ये मिलेगा आपको करने के लिए कि यहाँ पे कौन सा सुटेबल ऑप्शन होगा। यहाँ पे हैज सही रहेगा, हैव सही रहेगा, हैड सही रहेगा, नॉन कौन सा सही रहेगा बताओ। सर ही है, तो जाहिर सी बात है, पहली चीज़ तो क्लियर कर लेता हूँ मैं कि ही अगर है तो हैव तो नहीं लगेगा, है ना, तो पहले जो नहीं लगने वाला है उसको हटा दो, यानी नॉन नहीं आने वाला है, तो ये हमारे ऑप्शन से ही खत्म है, क्योंकि ही सिंगुलर होता है और हैव प्लूरल के लिए आता है, ठीक है। तो अब बचा हमारे पास हैज़, फिर हैड, है ना, और चौथा नंबर नॉन। नॉन मतलब एक भी नहीं इसमें सही है। अब देखो हैज़ और हैड अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तभी आएंगे, है ना। हैज़ कहाँ से आता है, हैज़ एक्चुअल में प्रेजेंट परफेक्ट से आता है, और हैड कहाँ से आता है, पास्ट परफेक्ट से आता है, दोनों परफेक्ट से, और परफेक्ट का कोई भी रहेगा तो इसका मतलब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। क्या यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, बिल्कुल यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। तो अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे कौन सा सही रहेगा, हैज़ की हैड। सर दोनों करेक्ट है, हैज़ भी करेक्ट है और हैड भी करेक्ट है। हैज़ लगाऊंगा तो भी काम चल जाएगा और हैड लगाऊंगा तो भी काम चल जाएगा, यानी दोनों यहाँ पे करेक्ट है। तो सर वो तो ऑप्शन ही नहीं था, हाँ वैसे ही मैंने जनरली दिया था, ठीक है ना, आप समझ पाओ, यानी नॉन वाला ऑप्शन नहीं, ये दोनों के दोनों ऑप्शन करेक्ट है। अगर मैं ए और बी लिख देता चौथे नंबर पे तो मुझे कंफर्म था कि आप पकड़ लेते, इसीलिए मैंने पकड़ने नहीं दिया आपको, है ना। थोड़ा सा ऐसे आपके सामने सस्पेंस क्रिएट करूंगा तभी तो आप आगे वीडियो देखेंगे, नहीं तो आप तुरंत निकल लेंगे, है ना। आप कहेंगे सब एकदम आसान है इसमें तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ही हैज़ हिडन बिहाइंड द ट्री या ही हैड हिडन बिहाइंड द ट्री, खत्म। तो इस तरीके से चीज़ों को हमें पकड़ना पड़ेगा। हिंदी देगा तो भी काम चल जाना चाहिए और इंग्लिश देगा तो भी काम चल जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कराऊंगा, सबसे पहले आपका जितना भी टेंस के ऊपर पकड़ है उसके ऊपर मैं आपकी कसरत कराऊंगा। मतलब ऐसे ही हम आपके सामने क्वेश्चन रखेंगे और क्वेश्चन के थ्रू हम आपको समझाएंगे कि देखो यहाँ पे कौन सा सूटेबल रहेगा। लेकिन उसके पहले 2-3 बातें आप समझ लो, है ना, इंग्लिश करने के लिए। हिंदी कैसे करना समझ में आ रहा है भाई, इसमें कोई शक है, कोई समस्या है तो बताइए। बाकी पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, है ना, तो पैराग्राफ के लिए तो अलग कहानी बनेगी। लेकिन इस पर अगर आपने एक बार पकड़ बना ली तो उसके बाद एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब खत्म हो जाएगा, है ना। पहचानना बहुत जरूरी होता है इंग्लिश में। अगर हम इंग्लिश में टेंस नहीं पहचान पाएंगे तो फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव दोनों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्टिव पैसिव में हमको हिंदी में नहीं लिखा हुआ आएगा, इसको हिंदी में लिखा है, पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, फिर उसके बाद इसका पैसिव वॉइस बनाओ। ऐसा नहीं होता है, डायरेक्ट इंग्लिश देगा, डायरेक्ट इंग्लिश दिया, बस उसी को हमको पकड़ के क्या करना पड़ता है, चेंज में कर देना होता है, यानी एक्टिव वॉइस दे देगा, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है। तो भाई एक्टिव वॉइस का टेंस पहचानेंगे तभी तो काम बन पाएगा, है ना, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट बातें हैं टेंस के लिए, उनको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ध्यान देंगे। हमेशा कभी भी याद रखिएगा कि जब भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म देगी, है ना, तो इसका मतलब सीधा सीधा वो क्या है, पास्ट परफेक्ट का क्या है, इंडेफिनिट है, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट कहाँ चला गया, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। बह जा रहा हूँ मैं भी, क्या करूँ, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होगा। जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म देगी तो इसका मतलब वो किसी ना किसी का परफेक्ट होगा, है ना। सीधा मतलब यही है कि जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब किसी ना किसी का परफेक्ट होगा। हो सकता है वो प्रेजेंट का हो सकता है वो पास्ट का हो सकता है वो फ्यूचर का हो, लेकिन वो परफेक्ट ही होगा, ये कंफर्म है। उसको इंडेफिनिट मत मानिएगा, उसको कंटिन्यूअस मत मानिएगा। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हो तो तुरंत आप पकड़ लेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब या तो ये कंटिन्यूअस होगा या तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस पहचानने का बहुत सीधा तरीका है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी के साथ जब हेल्पिंग वर्ब लगा होगा तो वहाँ पे बीन लगा होगा। क्या लगा होगा, बीन। तो ये भी ध्यान देना है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब भी बीन लग गया, है ना, तो सीधा मतलब है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, किसी का भी हो सकता है वो, लेकिन वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही होगा। ओके,
तो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे 4 बातें क्लियर कर लेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेटिव होगा तो इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसका मतलब सीधा सीधा परफेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है तो कंटिन्यूअस है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ओके, लेकिन अगर बीन लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है, बीन, तो इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब ये किसी ना किसी का परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ठीक। अब ध्यान से समझेंगे, अब दूसरी तीसरी बात समझेंगे, समझ लेंगे। ये तो 2 हो गया, ये तीसरी बात हो गई, चौथी बात हो गई, 5वीं बात समझ लेंगे। 5 बजे सॉरी 1 सेकंड पॉज करेंगे। तो वो 5 बजे वाली बात गलत थी, एक्चुअल में 5वें नंबर की मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और बीन लगा हुआ है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसके साथ साथ समझ लेना, इसके साथ साथ यहाँ पे ध्यान देना कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगने के कितने कारण हो सकते हैं, सिर्फ एक कारण, यानी सिंगल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो इसका मतलब क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। लेकिन सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो परफेक्ट क्या बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी लगता है ना। तो ध्यान देना, मैंने इसको क्यों सिम्बलाइज किया, जब नो हेल्पिंग वर्ब लगा हो तब। यानी देखो एक चीज़ और मैं समझा देता हूँ, 6ठे नंबर पे आ जाना, जब नो हेल्पिंग वर्ब वाली कहानी हो, हेल्पिंग वर्ब लगा ही नहीं हो, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है तो 2 ही केस हो सकते हैं, या तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। ठीक है ना, ये जो भी बातें हैं ना लिखी अच्छे तरीके से नहीं जा रही हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होगा। ठीक है, ध्यान से समझ लेंगे कि मैंने बताया, क्या बताया मैंने, कि अगर कहीं पे भी कोई सेंटेंस आ गया जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही केसेस है, या तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होगा या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होगा। इसके अलावा कोई दुनिया का ऐसा सेंटेंस ही नहीं है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, है ना। केवल मात्र और मात्र 2 लोग हैं और ये बहुत हेल्पफुल है, इसको मैं बोल रहा हूँ ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखना आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और आप यहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये 6 बातें यहीं पे कंफर्म कर लो। 6 नहीं, इसको हटाओ यार, ये फ्रॉडिया था, मतलब यहीं से निकला हुआ था। ठीक है, तो एक्चुअल में पहला कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो सिर्फ और सिर्फ वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और देखो यहाँ से ही कनेक्टेड है कि इसमें भी क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा होगा। ठीक है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो इसका मतलब या तो वो प्रेजेंट का परफेक्ट होगा, या तो पास्ट का, या तो फ्यूचर का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा तो कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना, अगर बीन लग गया तो कंफर्मेशन हो जाता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है ना, और ये कि अगर बिना हेल्पिंग वर्ब के आ रहा है कोई भी सेंटेंस तो इसका मतलब सीधा सीधा कारण यही होगा कि या तो पास्ट इंडेफिनिट का होगा या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बिना हेल्पिंग वर्ब के तो सीधा सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो। ठीक है, इतनी बातें क्लियर कर लोगे, काम खत्म। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, मतलब क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे हमारे पास एमसीक्यू हैं जिनको हम देखेंगे और करेंगे। ठीक है, तो मैं पॉज बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन रखूँगा यहाँ पे आपके सामने और आप उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, सही तरीके से बैठ जाइए, नहीं बैठे हैं तो जो सोए हैं वो बैठ जाइए, जो लेटे हैं वो भी बैठ जाइए, जो बैठे हैं वो भी बैठ जाइए। ठीक है, 4 बार मैंने इसीलिए साफ़ कर दिया क्योंकि प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो हम तैयारी कर, मतलब बहुत बड़े, मतलब समझ लीजिए बहुत बड़ा इवेंट है आपके सामने, बहुत बड़ा क्वेश्चन आने वाला है। हाँ चलिए, तो मेरे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पैसे रुपए का नहीं है, दिमाग का है। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन, अच्छा ए लिख दिया 1 आई, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स, टू द सुपरमार्केट यस्टरडे। ठीक है, ये डाल दिया गया है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा। ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आपको, 4 ऑप्शन बिल्कुल दिया जाएगा, केबीसी नहीं है लेकिन फिर भी दे दिया जाएगा आपको 4 ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास वेंट, पहला ऑप्शन है वेंट, दूसरा है नहीं ABCD से ही काम चलाते हैं, इवेंट, यहाँ पे गो, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है, ध्यान देंगे, तीसरा ऑप्शन है गॉन और चौथा ऑप्शन है डी वाला जो है गोज। ठीक है ना, अब कौन सा आप लगाओगे, कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा, ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला। अगर मैं नीचे से स्टार्ट करूँ, वैसा नीचे से ऊपर जाया जाता है, देखेंगे अगर मैं यहाँ पे गोज डाल देता हूँ, ठीक है ना, तो क्या लिखा है, आई गोज टू द सुपरमार्केट यस्टरडे। पूरा मतलब क्या है,
पूरे मतलब को ध्यान से समझो। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो गोज लगाऊंगा तो गोज का मतलब पहले ही आपको पढ़ाया गया है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में जाके देखिए कि जब भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस जुड़ा होगा तो इसका मतलब जो सब्जेक्ट है उसको क्या होना पड़ेगा, उसको सिंगुलर होना पड़ेगा। तो ये पहली क्राइटेरिया में नहीं फिक्स बैठ रहा है, बिकॉज आई को हम क्या नहीं मानते हैं, सिंगुलर नहीं मानते, इसको प्लूरल मानते हैं। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, ठीक है ना, इसको हम क्या मानेंगे, प्लूरल। तो इस केस में ये फेल हो गया ना। यहाँ पे जब भी आई के साथ जो वर्ब आएगा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रहा है, अफर्मेटिव में आ रहा है, तो उसके साथ कभी भी यस या यस नहीं जुड़ा होगा, तो ये वैसे ही इनकरेक्ट है, आई के साथ फिट ही नहीं बैठ रहा है। सी वाले के पास पहुंचिए, सी वाले के पास पहुंचेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, GONE। देखिए एक क्वेश्चन के अंदर कई सारी इंफॉर्मेशन है तो सबको कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। GONE ये क्या है, गो का थर्ड फॉर्म है ना, ये क्या है, गो का थर्ड फॉर्म। अब मैंने पहले ही बताया कि जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वो हेल्पिंग वर्ब के बिना आ ही नहीं सकती, है ना, बिना हेल्पिंग वर्ब के वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होगी। इस चीज को लिख लीजिएगा, नॉट पॉसिबल विदाउट हेल्पिंग वर्ब, है ना। भाई यहाँ पे कहीं हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं हेल्पिंग वर्ब, तो ये आ ही नहीं सकता, इसलिए कट गया। अब आता है बी और ए, ठीक है ना। तो अब देखिए बी का ऑप्शन बढ़ रहा है क्योंकि आई के साथ हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, गो। अगर हम आई के साथ गो लगा देते हैं तो क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मुझे पता है कि या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। ये भी पकड़ सकते थे ना, क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था, नहीं था, तो यहाँ पे सीधा सीधा ये भी था कि या तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या तो पास्ट इंडेफिनिट। अब मैं यहाँ पे गो डाल देता हूँ, तो अगर मैं गो डालूंगा तो आई गो टू द सुपर मार्केट यस्टरडे, सब चीज़ तो ठीक चल रहा था, यहाँ से हम सर्रा पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे ठीक चलेगा, लेकिन जो ही यस्टरडे आएगा काम बिगाड़ देगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम प्रेजेंट की बातें करते हैं, यहाँ पे यस्टरडे यानी यहाँ पे सीधी सीधी जो बातें हो रही है बीते हुए कल की बात हो रही है ना, तो यानी गो बिल्कुल नहीं लग सकता, है ना, क्योंकि गो लगाऊंगा तो ये क्या बना रहा हूँ मैं, ये एक्चुअल में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट मान के कर रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट मानोगे तो यस्टरडे सब काम खराब कर देगा। तो इस केस में बचा ही क्या मेरे पास, सिर्फ ए, वेंट डालोगे काम ठीक हो जाएगा, बिल्कुल वेंट डालूंगा बिल्कुल। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ किसमें लगती है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। देखो यस्टरडे आ रहा है, चीख के चिल्ला रहा है कि ये पास्ट की बात है ना, तो समझ में आ गया यहाँ पे क्या फिल करना है, वेंट। कई सारी बातें समझ में आ गई। गोज नहीं लगा सकता था, क्यों नहीं लगा सकता था, क्योंकि आई के साथ गोज नहीं लग सकता, यस या यस वाला नहीं लग सकता। ये सब पहली बात तो समझ लो कि पहले वाले ने ये सिखा दिया कि देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का होगा, है ना, और हम उसी में इसको कलेक्ट कर रहे थे, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का होगा, और इसीलिए यहाँ पे गोज नहीं लगा पाए, गॉन नहीं लगा पाए, गो नहीं लगा पाए, वेंट लगा। दूसरी ये इंपॉर्टेंट बात थी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी भी आएगा तो पॉसिबल ही नहीं कि हेल्पिंग वर्ब ना हो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से खत्म। अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आया ना, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया, रोमांच बढ़ रहा है इसको लेके। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो देखने वाले लोग स्किप कर सकते हैं तब तक जितना लेट हो रहा है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई फिलिंग द ब्लैंक्स माई स्टडीज, ठीक है ना। और फिर हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारे पास विल कंप्लीट। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास एम कंप्लीटिंग, ठीक है। सी वाला जो है वो है विल हैव कंप्लीटेड। आंसर आ गया क्या आप लोगों का, डी वाला कंप्लीटेड। तेज है आप लोग। क्या होगा, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई फिलिंग द ब्लैंक्स माई स्टडीज। चार ऑप्शन है आपके पास, कोई एक चिपकाना है आपको, ठीक है। बाय दिस टाइम इस समय, नेक्स्ट ईयर अगले साल, आई फिलिंग द ब्लैंक्स माई स्टडीज मेरा अध्ययन, ठीक है। अब क्या लगेगा, विल कंप्लीटेड। विल कंप्लीट का मतलब, विल कंप्लीट यानी ये एक्चुअल में क्या बता रहा है, एक्चुअल में फ्यूचर इंडेफिनिट का फील दे रहा है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट का। लेकिन सर गलत है। कैसे गलत है, आई के साथ विल लग ही नहीं सकता, लग सकता है नहीं। अगर ये बेसिक बात अगर आपको पता होगी तो यहाँ से आप दो ऑप्शन वैसे ही हटा दोगे, पहला और तीसरा खत्म हो जाएगा ना।
आई के साथ कभी विल लगता ही नहीं, आई के साथ क्या लगेगा, सेल। अब ऐसा नहीं है, कसम नहीं खाया गया है कि नहीं आई के साथ विल नहीं लगेगा, आई के साथ विल लगता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम किसी चीज की सिक्योरिटी 100 नहीं 200% कंफर्म करा देते हैं, तो यानी मैं उसे जान से मार दूंगा, ठीक है। तो जब मैं उसे जान से मार दूंगा तो वहां पे सिर्फ वहां पे आई के साथ क्या लगाओगे, सेल। लेकिन मैं उसे जान से जरूर मार दूंगा तो आई के साथ विल लग जाएगा, जहाँ पे एक कन्फर्मेशन बढ़ जाता है, समझ पा रहे ना। तो अभी वो केस नहीं चल रहा है ना, यहाँ पे मारने मरने की बात हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल तो लगेगा ही नहीं। अच्छा, अभी मैंने ये बोल दिया मारने मरने की बात नहीं हो रही, तो इसका मतलब आप समझेंगे सिर्फ मारने वाले में ही ऐसा होता है, नहीं। कभी भी कोई भी काम हो रहा है फ्यूचर के अंदर और आप एकदम कन्फर्मेशन दे रहे हो कि नहीं ये करूंगा ही करूंगा, तो उस केस में आप आई के साथ विल कर देना, ठीक है ना, आई के साथ विल लगा देना। अभी यहाँ पे आई के साथ सेल लगेगा, वो कंडीशन नहीं है, ओके। तो यहाँ से दो ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए। अब एक तो कंप्लीटिंग और एक है कंप्लीटेड। अब क्या लगेगा, अब तो पूरा का पूरा खेल गड़बड़ हो गया, मैंने पूरा खेल में गड़बड़ कर दिया। क्या आंसर होगा करेक्ट, बताइए। कोई एक तो होगा, हैं? देखिए अगर मैं इसको डाल देता हूं, नहीं मैं बता रहा हूँ, यही चीजें हैं, पकड़नी बहुत जरूरी होती है ना। मैं क्वेश्चन ही ऐसा लेके रखा हूँ कि आप हर एक क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन पे जब पहुंचिए तो आपको फिर कुछ नया मिल जाए। अगर मैं यहाँ पे एम कंप्लीटिंग लगा रहा हूँ तो एम कंप्लीटिंग लगाऊंगा, इसका मतलब आई एम कंप्लीटिंग माई स्टडीज, और आई एम कंप्लीटिंग माई स्टडीज इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। एम कंप्लीटिंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी बात अब की हो रही है। यहाँ पे थोड़ा इसके पहले आओ, लिखा है बाय दिस टाइम यानी इस समय तक, अगले साल, इस समय तक अगले साल। इसने शुरुआत में ही बोल दिया है कि जो भी ये बात आगे बताएगा इसमें इसी समय यही समय होगा, लेकिन अगले साल होगा। दैट मीन्स अगले साल यानी फ्यूचर की बात हो रही है, समझ पा रहे हो ना। तो फ्यूचर की बात हो रही है भाई, फ्यूचर की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एम कंप्लीटिंग तो नहीं लगेगा, कंप्लीटेड भी नहीं लगेगा। रीजन, क्योंकि कंप्लीटेड अगर आपने डाल दिया तो क्या होगा, पास्ट में चला जाएगा, है ना। तो कंप्लीटेड भी नहीं लगेगा, चारों काट दिया आपने, तो है ये नहीं है कोनो, है कि नहीं है। तो एक्चुअल में क्या है ना, ऐसे कंसिक्वेंस के लिए ही हमने इस चीजों को पढ़ा। एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा, सी। मैंने बोला ना थोड़ा सा आपके लिए सस्पेंसियस है, मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकता। यहाँ पे आपने दो चीजें समझ ली कि आई के साथ सेल लगता है, लेकिन आई के साथ विल भी लगता है। अब यहाँ पे देखो, चारों में से मेरे पास एक ही ऑप्शन है, या तो मैं ये लगाऊं या तो ये लगाऊं। ये नहीं लगाऊंगा मैं, ये भी नहीं लगाऊंगा। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, नहीं लगा सकता हूं मैं, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा, मैं ये लगाऊंगा। भाई क्या बोला है कि बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैव कंप्लीटेड माई स्टडीज। इससे क्या होगा कि ये बता रहा है कि इसी समय, मतलब इस समय तक अगले साल मैं अपनी स्टडीज या अपना अध्ययन कंप्लीट कर चुका हूंगा। समझ पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो। तो कौन सा करेक्ट बैठ रहा है, ये वाला। आइए, ये वाला नहीं करेक्ट बैठेगा, तो सिर्फ आंसर में क्या डालोगे आप, इसको। तो ये मेरा आंसर है। दो बातें सीख लो अभी के अभी, कि आई के साथ हम सेल लगाते हैं, लेकिन आई के साथ विल भी लगता है। यहाँ पे एक कन्फर्मेशन दे रहा है, इसका मतलब, है ना। हम आपकी तरह पहले सोचे कि आई के साथ विल नहीं लगता है, तो मैंने काट दिया, लेकिन जब मैंने उसको काट दिया तो बाकी दो के ऊपर गए, तो वो उन दोनों ने भी सेटिस्फेक्शन नहीं दिया। तो इसका मतलब मजबूरन मेरे पास यहीं पे आना पड़ा, क्योंकि सेंटेंस के अंदर साफ साफ लिखा है कि अगले साल की बात हो रही है। तो मजबूरी है कि मैं फ्यूचर के पास ही जाऊंगा, और फ्यूचर के पास जाऊंगा तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस दिया गया है वो 100% श्योरिटी वाला सेंटेंस है, यानी अगले साल वो पूरा कर ही चुका होगा। तो इसलिए मुझे इसे लगाना पड़ेगा, ओके। यानी आई के साथ विल भी लग सकता है, क्लियर। आई के साथ क्या लगता है, सेल, लेकिन आई के साथ क्या लगेगा, विल भी लगेगा, ओके। क्लियर हो गया सब कुछ। तो सेंटेंस को पकड़ो, सेंटेंस के अंदर ही सब कुछ दिया गया है ना। सेंटेंस अगर देख लिया तो काम खत्म, ठीक है। अब आगे देखो, अगले नंबर पे हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। एज द डेज पास्ट, एज द डेज पास्ट आई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसके बाद क्या लिखा गया है, हिज शैडो, ठीक है ना। ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन लिखा है बिकम, फिर दूसरे नंबर पे ऑप्शन है हमारे पास विल बिकम, बिकम, फिर तीसरे नंबर का ऑप्शन है हमारे पास हैव बिकम,
हैव बिकम, ठीक है ना। और डी वाला जो ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन हमारे पास बिकेम, कौन सा लगाएं हम, कौन सा लगाएं? 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको 2 लगा, मतलब 1 लगाना है, 2 नहीं लगाना है। फिर से मैं कहूँगा सेंटेंस पहले पकड़िए, क्योंकि 2 सेंटेंसेस से मैंने ये सिखा दिया कि सेंटेंस के अंदर ही आंसर दिया है। पहले वाले में यस्टरडे लगा था तो वहाँ से साफ साफ जाहिर हो गया था, दूसरे वाले में नेक्स्ट ईयर लगा है, वहाँ से भी हिंट मिल गया था, यहाँ पे भी कुछ हिंट होगा, बस उसको करेक्ट करना है, ठीक है ना। एज द डेज पास्ट, एज द डेज पास्ट यानी जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, ठीक है ना। एज द डेज पास्ट यानी जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं। आई, और उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स। तो भैया यहाँ पे जो खाली स्थान यानी छूटा हुआ है, यहाँ पे आपको क्या भरना है, अब ये इसको माइंड में रख लेना, पहले आप खुद दिमाग लगाओ। क्या हुआ, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। यहाँ पे बिकम लगाओगे, विल बिकम लगाओगे, हैव बिकम लगाओगे। देखो अगर बिकम और बिकेम में आ जाते हो तो बिकम अगर लगा रहे हो, बिकम लगा रहे हो तो इसका मतलब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहे हो इसको। बिकेम लगा रहे हो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट बना रहे हो, है ना। विल बिकम बना रहे हो तो इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट बना रहे हो। हैव बिकेम बना रहे हो तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट बना रहे हो, है कि नहीं है। याद करो ये सब हेल्पिंग वर्ब हमने लिखवाए हैं और आप जानते हैं, है ना। यहाँ पे हैव लिखा है तो हैज हैव किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। विल लगा है इसका मतलब शैल, और विल कहाँ पे आता है, प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट में। अगर विल के बगल में अगर कुछ होता, बी होता, तो इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाता। विल हैव हो जाता तो इस केस में फ्यूचर परफेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ विल है तो इसका मतलब क्या है, ये इंडेफिनिट है, ठीक है ना। अब चलो यहाँ पे क्या डालोगे, यहाँ पे बिकम डाल सकते हो, बिकेम डाल सकते हो, विल हैव, विल बिकम और हैव बिकम। हाँ, क्या करेक्ट बैठेगा? यहाँ पे क्या लिखा है, अगर मान लो यहाँ पे मैं बिकम, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है कि एज द डेज पास, जैसे जैसे दिन गुजरता गया, ठीक है ना। एज द डेज पास, जैसे जैसे दिन गुजरता गया, पूरा का पूरा किस में दिखा रहा है, पास्ट में दिखा रहा है, तो इसे भी क्या होना पड़ेगा, पास्ट में होना पड़ेगा ना, है ना। जैसे जैसे दिन गुजरता गया मैं उसका शैडो बन जाऊंगा, ऐसा नहीं ना है, यहाँ पे पहले ही बोल दिया है। पहले सेंटेंस को पकड़ो, एज द डेज पास्ट इन जैसे जैसे दिन गुजरता गया, गुजरता गया, ठीक है, मैं उसका शैडो, उसकी परछाई बन जाऊंगा, ठीक, या मैं उसकी परछाई बन गया, या मैं उसकी परछाई बन जाता हूं, या मैं उसकी परछाई बन चुका हूं। कौन सा करेक्ट होगा, बन गया, यानी पास्ट इंडेफिनिट इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी यहाँ पे आंसर क्या लगाओगे आप, बिकेम। पकड़ो ये पूरा पास्ट में है तो ये मुझे पास्ट में करना पड़ेगा, कनेक्ट करो इसको, एज द डेज पास्ट, जैसे जैसे दिन गुजरता गया। आई हिज शैडो, तो मैं इसकी जगह पे बारी बारी डाला हूँ, आई बिकम हिज शैडो, मैं उसका शैडो, उसकी परछाई बन जाता हूँ, जैसे जैसे दिन गुजरता गया मैं उसकी परछाई बन जाता हूँ। करेक्ट बैठ रहा है? नहीं। विल बिकम, मैं उसकी परछाई बन जाऊंगा, नहीं। हैव बिकम, मैं उसकी परछाई बन चुका हूं, नहीं। बिकेम डाल दोगे तो क्या होगा, मैं उसकी परछाई बन गया, जैसे जैसे दिन गुजरता गया मैं उसकी परछाई बन गया। ओके, तो ये करेक्ट बैठ रहा है ना। ये देखिए आंसर यही है, मैं 4 बार इधर से उधर ना चाहूँ, आंसर यही है, ठीक है ना। इसी पे आपको सेट करना पड़ेगा, अगर नहीं सेट हो रहा है तो भी ज़बरदस्ती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं गलत है तो मुझे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फोन और फ्रेंड कर सकते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, चलिए ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं क्या हुआ, कोई दिक्कत है आपको? कोई भी महिला या पुरुष हो, अगर उनको कोई दिक्कत हो तो एक बता दें। चलिए अगले नंबर पे आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा गया है, अब अगला वाला थोड़ा अच्छा वाला आया है, तीसरा है ना, तीसरा एक चौथा है, चौथा है, ठीक है। चौथा वाला थोड़ा सा अभी रुक जाते हैं, अभी एकदम सस्पेंसियस नहीं लेते हैं। चलो यहाँ पे लिखा गया ही डैश डैश डैश, ठीक है ना। यहाँ पे फिर है सफ़र, ठीक, फ्रॉम मलेरिया, मलेरिया
since the day before yesterday, since the day before yesterday। हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है हैज़ बीन सफरिंग, ठीक है ना, हैज़ बीन सफरिंग। सेकेंड ऑप्शन है सफर्स, थर्ड ऑप्शन है हैव बीन। आप करेक्ट करते जाओ भाई, क्या करें, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड थोड़ी ना ऐसे स्लाइड हटाएंगे, थोड़ा समय तो लगेगा। यहाँ पे हैव बीन सफरिंग, इसमें क्या है आराम से पढ़ा जाएगा, उसमें क्या है बहुत जल्दी जल्दी हम सब खत्म कर देते हैं, ऐसा नहीं मजा आएगा, है ना। आराम से आप भी लिख लेंगे, हम भी लिख लेंगे साथ साथ। हाँ, तो ही डैश 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 सफ़र फ्रॉम मलेरिया सिंस द डे बिफोर यस्टरडे। अब देखो यार, इसमें पूरा हिंट में दे दिया, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि मैं एक्सप्लेन करूँ, है ना, सब कुछ है इसी ने दे दिया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी सिंस और फॉर लग जाएगा, सिंस और फॉर लग जाएगा और टाइम बताने के लिए आ जाएगा, तो सिंस और फॉर ऑलवेज कब लगते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसको 7वें नंबर पे डाल देना, परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगते हैं, ठीक है ना। सिंस किसके लिए लगता है, फिक्स टाइम के लिए। फिक्स टाइम अगर है, ठीक है ना, फिक्स टाइम है तो उस केस में हम क्या लगाएंगे, सिंस। और अगर फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है ना, तो क्या हम लगाएंगे, फॉर, नॉट फिक्स टाइम। अच्छा यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे सिंस लगाया गया है और लिखा गया डे बिफोर यस्टरडे। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, यानी कल ही जो कल पास्ट में बीता है, और डे बिफोर मतलब उसके भी एक दिन पहले, जिसको आप परसों बोलते हो, है ना, कल और परसों, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा गया द डे बिफोर यस्टरडे, यानी कल के पहले वाला दिन, यानी परसों की बात हो रही है। अब देखो परसों आप यहाँ भी नचा लोगे, यहाँ भी नचा देते हो, आगे के लिए भी, कल नहीं परसों हम जाएंगे, कल या नहीं परसों ये हुआ था, समझ पा रहे हो ना। तो दैट मीन्स आप दोनों जगह पे इसका यूज कर लेते हो, ओके। लेकिन यहाँ पे द डे बिफोर मतलब इंग्लिश ने इसको अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर दिया कि द डे बिफोर यस्टरडे, यानी कल के पहले वाला जो दिन था, ठीक है ना, तब से आपको क्या है, मलेरिया है, आपको नहीं है, उसको है, ही को है, अभी कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब महिलाएं नहीं होंगी, पुरुषों की बात हो रही है, इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे सिंस लगाया, देखो ये फिक्स टाइम है कि नहीं है, ये कंफर्म हो गया ना कि कब से है बुखार, तो दो मतलब एक दिन पहले से है, कल था, कल के एक दिन पहले से, ओके। तो ये फिक्स टाइम है कि नहीं है, इसलिए इसने क्या लगाया, सिंस, है ना। और यहीं पे डाल देता सिंस, सॉरी यहाँ पे डाल देता 2 डेज, यानी 2 दिनों से। तब 2 दिन कौन से दिन है वो पता नहीं, कौन सा क्लियर है नहीं, तब वहाँ पे क्या लगाते हैं हम, फॉर। तो जब क्लियर टाइमिंग नहीं पता होगा तो फॉर लगाएंगे, और जब क्लियर टाइम पता होगा तो फिक्स सिंस लगाएंगे, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यानी ये तो कंफर्म हो गया कि सिंस लग गया, तो इसने ये कंफर्मेशन दे दिया कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, है ना। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों का हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है और फ्यूचर का भी हो सकता है। अब प्रश्न है कि किसका होगा, तो वो भी इसने दे दिया है, यस्टरडे डाल दिया है, तो पास्ट का होगा। इसका मतलब सीधा सीधा अब समझ में आ गया कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सोचिए इतना बेहतरीन सेंटेंस, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो पूरा हम बायोडाटा दे सकते हैं सर। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, तो हैड बीन, है ना, हैड बीन लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे आईएनजी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है, आईएनजी। यहाँ पे वर्ब इसने बोला कि सफर लगाना है हमको, वो सफर का ही था, मैं सफर कर रहा हूँ वाला नहीं है, ठीक है ना, ध्यान देंगे। यहाँ पे सफर, इसमें क्या लगा देना है, आईएनजी, खत्म, तो सफरिंग। तो इसका मतलब सीधा सीधा बायोडाटा मिल गया कि हमको यहाँ पे चिपकाना होगा हैड बीन सफरिंग। अब मैं ऊपर देखूंगा ही नहीं, आप बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा सही है, कोई है ही नहीं, री खतरनाक। अब क्या होगा, ये तो फंस गया, पूरा का पूरा खेलवे गड़बड़ा गया, समझ पा रहे ना। यही तो इस पूरे के अंदर मज़ेदार चीज़ है कि मैं आपको पूरा का पूरा सब करेक्ट दिखा के थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करूंगा, तो नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। कौन सा करेक्ट होगा बताइए। जब चारों ऑप्शन में से हमको दिख रहा है साफ साफ कि सर हैड बीन होना चाहिए, नहीं है, ऑप्शन 4 ही है। क्वेश्चन वाला जिद पे अड़ा हुआ कि नहीं, जो लिखा गया वही करेक्ट है। पहले वाले में हमने देखा था कि विल नहीं लग सकता था, लेकिन ऑप्शन ही नहीं था तो विल लगाना पड़ा, समझ पा रहे हो। तो वैसे ही हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही मुझे क्या करना पड़ेगा,
ऐसे ही मुझे यहाँ पे भी हैड हटा के किसी और का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इज सफरिंग तो नहीं होगा, ये कंफर्म है। हैव बीन नहीं होगा क्योंकि ही है, ही के साथ हैज लग सकता है, हैव नहीं लग सकता है। सफर्स तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, क्योंकि सिंस आ गया है, तो इसलिए सफर्स नहीं लग सकता। तो ले देखिए हमारे पास पहला ऑप्शन बचा, हैज बीन सफरिंग। ठीक है ना। अब आप कहोगे सर कैसे, ये तो आपने गलत कर दिया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही बर्बाद कर दिया। यस्टरडे लगा था, पास्ट का फीलिंग था, लेकिन यार पास्ट की फीलिंग, एक बात बताओ, जब काम हमारे लिए कंप्लीट हो चुका है तो वो भी तो पास्ट में चला गया, लेकिन वो परफेक्ट में आता है। समझ पा रहे हो ना। जैसे मैं खाना खा चुका हूं तो वो तो काम हो गया ना अभी, लेकिन अगर वो तत्कालिक हुआ है तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, उस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। अगर वो बहुत समय पहले हो चुका है तो उसका मतलब पास्ट में चला गया वो। समझ पा रहे हैं ना। यहाँ पे वो तत्कालिक बात कर रहा है कि भैया वो जो है सफर कर रहा है, ही हैज बीन सफरिंग। 2 दिन मतलब कल नहीं परसों से वो सफर कर रहा है, चल रहा है, इज सफरिंग। समझ पा रहे हैं ना, ये फीलिंग देना चाह रहा है वो। क्या ये गलत है? मास्टर साहब को जब एप्लीकेशन लिखते हैं आप तो क्या लिखते हैं कि भैया हम सफर कर रहे हैं, है ना। अब पूछना चाहिए कहाँ तो मतलब वो तो अलग है, मतलब सफर करने के लिए छुट्टी ले लेते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो सफर कर रहा है तो कर रहा है यानी कंटिन्यूड है ना, वो चल रहा है काम, इसका मतलब परफेक्ट प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात नहीं हो रही है। समझ में आया ना। तो ऐसे सेंटेंसेस हमको चकमा देंगे और ये चकमा खा जाते हैं लोग, इसीलिए ऊपर ही नहीं देख रहे हैं लोग, ठीक है ना। तो हैज बीन इज द करेक्ट आंसर। कैसे हुआ, समझ में आ गया? ओके चलिए, अच्छी बात है। हाँ, लग रहा है ठीक ठाक चल रहा है आप लोगों का, अच्छा लग रहा है। ऐसे ही रोमांच बना रहेगा, बस आप लोग बैठे रहिए ऐसे ही, दिमाग खोल के, आंखें फैला के। चलिए 5वें नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, इट डैश डैश डैश, यहाँ पे डाल दिया कि रैन ही डालना है आपको, कुछ और नहीं, ठीक है ना। ऑल ईयर नहीं, ऑल द ईयर, ऑल द ईयर राउंड हियर, राउंड हियर। अब कह रहा है कि आपको क्या, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है कि हैज रैंड होगा, ठीक है, हैज रैंड होगा, इज रैनिंग होगा, रैनिंग होगा, रैंस होगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है, हैज बीन रैनिंग होगा, ये बता दीजिए आप। ये आप बता दीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये आपने बता दिया तो समझ लीजिए आपका पूरा का पूरा टेंस क्लियर हो गया, केवल एक सेंटेंस के थ्रू। तब इसका मतलब आपको की समझ विकसित हो चुकी है, और मुझे पता है विकसित हो चुकी है। अच्छा मैं हट जाऊँ, तो ऐसे देख रहे हैं जैसे, ठीक है, पूरा बढ़िया से देख लीजिए। आप तब तक स्किप कर सकते हैं, ऑनलाइन वाले लोग। हो गया कंफर्म? कौन सा ऑप्शन रहेगा? चलिए आज तुक्के मार दीजिए। नहीं समझ में आ रहा, तुक्के मारिए। चलिए देखेंगे कितने लोग तुक्का मार देते हैं। क्या रहेगा सर? आपका तो एग्ज़ाम है, बहुत बेहतरीन वाला एग्ज़ाम है, बताइए। किसका? पूरे साल यहाँ पे बारिश होते रहती है। नहीं वो नहीं एक्सप्लेन कर सकते, मतलब ये समझिए आप, मैं हिंदी बोल दूंगा तब तो आप पकड़ लेंगे ना। यहाँ से इतने में आप समझिए ना, हिंदी नहीं बोल सकता मैं, बाध्य हूँ। इस क्वेश्चन की तौहीन नहीं करना चाहता मैं। इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन रैनिंग। हाँ महोदया, ये हमें बताइए, यहाँ पे कहीं पे सिंस या फॉर का यूज हुआ है तो आपने हैज़ बीन कैसे सेलेक्ट कर लिया? सिंस या फॉर होगा तभी तो आप हैज़ बीन यूज कर सकती हैं, है कि नहीं है? तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस में तो नहीं जा रहा है ना। तो पहला यहाँ से मैंने क्या बोलते हैं, गलत मार दिया। अगला बताइए, शोर कम करे। हाँ सब पे मार ही देते हैं। एक कह रहा है ए कंफर्म है, कुछ सोच के बोला कि वैसे ही मार दिया। हैज रैंड,
है ना, आपने बोला कि हैज रैंड, ये करेक्ट होगा। ध्यान से सुनिए, आवाज मत करिए। इट हैज रैंड ऑल द ईयर राउंड हियर। जब मैं हैज रैंड की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब वो काम कंप्लीट हो चुका है, जबकि यहाँ पे कह रहा है कि ऑल द ईयर राउंड हियर, जो रैन है वो पूरे साल यहाँ पे है, ऐसे समझ लो पूरे साल यहाँ पे है। तो कैसे जा चुके, मतलब आप हैज रैंड मतलब वो रैनिंग जो थी, बारिश जो हो रही थी, जो वर्षा हो रही थी, वो तो कंप्लीट हो चुकी है आपके अनुसार। हैज रैंड का मतलब क्या होगा, कंप्लीट हो चुकी। समझ पा रहे हो ना, ये बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे तो बोला कि पूरे साल है वो, तो ऑप्शन नंबर बी। अच्छा सी हो सकता है क्या, सी होने के कोई चांसेस नहीं है ना, बिल्कुल। एक्चुअल में सी ही करेक्ट आंसर है, सी ही करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम होगी आपको, लेकिन सत्य यही है, करेक्ट यही है, मैं क्या करूं, ठीक है ना। मैंने बोला ना कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा उन क्वेश्चन में आपका दिमाग लगेगा नहीं, ठीक है ना, लगेगा लेकिन मैं लगने दूंगा ही नहीं, है ना। एक्चुअल में रैंस होगा, रीजन बिहाइंड इट, ध्यान से समझिए। जब भी कोई चीज निरंतर चलती रहती है, ठीक है ना, ऑलवेज जो चीज चलती रहती है, तो वहां पे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। और मुझे पता था कि ये मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है ना, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिखा, और इस क्वेश्चन के थ्रू मैं कुछ आपको समझाने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहाँ कहाँ हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, जो सार्वभौमिक ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य जिसको बोलते हैं, जो कि दुनिया मान चुकी है वो सत्य है।